जातिवाद तो अभी के समय में अगर हम कहें तो बहुत बड़ी मुद्दा बन जाती है, और समाज को तोड़ने के लिए जातिवाद ही है, और पॉलिटिक्स में आगे आने के लिए भी जातिवाद ही है, जहाँ तक कि हम ऑब्जर्व करते हैं। कृषि में देखिए चाइना कितना आगे निकल गया है, क्यों निकल गया? उसके पास एक एक तकनीक है, और हम लोग जो है वही परंपरागत ढंग से वो चलते आ रहे हैं। कहा गया जो बिहार के उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है और बीच में नरसंहार है, यही तो बिहार है। तो आप इस पे क्या कहें? स्वास्थ्य केंद्र जो है आपके आसपास में नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, पंचायत लेवल पे है नहीं है, आज से 25-30 साल पहले था। कर रहे तालाब संरक्षण और तालाब बचाने की, तो यहाँ पे भू माफिया भी बहुत ज्यादा है। साथ विडंबना ये देखिए कि वही लोग कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट में सक्रिय हो जाते हैं। कोई भी मंत्री, एक सांसद भी जिस रास्ते से गुजरते हैं उनको भी पता है जो इस सड़क का क्या हाल है, लेकिन उनको भी उन पे नजर नहीं है। आप ये देखिए आपके बुद्धनगर कॉलोनी में कैसा रोड है, आदर्श नगर कॉलोनी में कितना कितना पानी भर जाता है, कैसा रोड है। वो तो भैया मतलब बरसात नहीं भी रहती है, नाला का पानी उमड़ जाता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस पे सही में चर्चा हो, सिर्फ ये स्लोगन के लिए नहीं होना चाहिए, जमीन पे धरातल पे ये चीज उतरना चाहिए। अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से तो 14 पंचे 70, 15 पंचे 75, यानी कि हम 14-15 विधायक और सांसद देखे हैं। यहाँ 14-15 विधायक सांसद ने क्या क्या किया, वो डाटा तो आपके पास होना चाहिए। इस बार जो है जनता ने राय बना ली है कि 243 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं और मैक्सिमम सीट हम लोगों को मिलेगा। पलायन की बात करके तो सब आते हैं, आज से नहीं, हम भी 2 विधानसभा देखा है और तभी से अनुभव भी ऐसा किया है, जो बड़े बड़े वादे सब लेकर के आते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं रहा, ये पलायन ना, ये अस्तित्व नहीं, हमारे अस्तित्व का मुद्दा बन गया है। हम जाते हैं मुंबई जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, अपनी जो आप जिस मातृभूमि से है वो कहीं ना कहीं आप छुपाने की कोशिश करते हैं। ये किसके मतलब ये किस पे प्रहार है? हमारे अस्तित्व पे प्रहार है। दिल्ली वाले मुंबई वाले के लिए तो दूरी है ना, वहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही उनको ज़्यादा लगेगा, तो हम यहाँ सेटअप हम उनको सप्लाई क्यों नहीं करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज, मैं हूँ आपके साथ शक्ति। बता दें मधुबनी विधानसभा का भी चुनावी बिगुल छिड़ा हुआ है और चारों तरफ राजनीति की एक बहुत बड़ा लहर चल रहा है। इसी क्रम में अभी मेरा मौजूदगी मधुबनी विधानसभा अंतर्गत राजा भैया के साथ है, और राजा भैया के साथ आज से नहीं, आप लोग इनको पहचानते होंगे, करीब 10 साल से इनकी राजनीति में एक अलग रुझान रहा है, और मुखिया के समय में भी आपका बहुत ऐसा वक्त देखे जो बहुत अद्भुत था। भैया हम चाहेंगे जो आपका भी मधुबनी विधानसभा के इस राजनीति चुनाव बिगुल में आप भी लोगों के बीच में जा करके उनकी जन समस्या को समझ रहे हैं, हम चाहेंगे जो पहले कुछ बात हो जाए, फिर हम लोग विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात है कि जब मैं मुखिया का चुनाव लड़ा, जो भी मुझे प्यार मिला, तो बहुत से पार्टी मुझे अप्रोच किए थे, तो लेकिन मैं अपने आप को उनसे एसोसिएट नहीं कर पा रहा था। इस बीच में जनस्वराज आए, प्रशांत जी भी आए थे, तो मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी, और उनके बारे में जितना जाना समझा, उनका वो कभी भी जो भी उनकी बातचीत मैंने टीवी पे या मेरी व्यक्तिगत बातचीत उनसे भी हुई थी, तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो वोट के लिए धर्म का या जाति का इन मुद्दों को उलझाए, जबकि वोट उसी से मिलता है। उन्होंने शिक्षा को हमेशा प्रायोरिटी दी, और मेरा भी यही काम रहा है या अपने क्षेत्र में कि मैं शिक्षा को प्रमोट करूं, शिक्षा के माध्यम से कुछ चीज़ें मिले। तो ये चीज़ें मुझे प्रशांत जी के बारे में बहुत अच्छा लगा, और मुझे जब मौका मिला जनस्वराज से जुड़ने के लिए, तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे जुड़ा। भैया जैसा कि आपने प्रशांत किशोर का बात किया, तो प्रशांत किशोर वास्तव में बिहार की इन गंदी राजनीति के बीच में एक ऐसा कमल आया जो डाटा मैन कहलाने लगा, जो हम नहीं वो हमारे दर्शक भी कहेंगे, और तमाम सोशल मीडिया के साइट और तमाम खबरें की साइट जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे भी प्रशांत किशोर जब भी गए हैं तो डाटा मैन के रूप में ही आए हैं, और उनके पास बहुत सारी डाटा है। खास करके एजुकेशन की आपने बात करा, तो एजुकेशन को लेकर के तो उन्होंने बहुत बड़ा पहल किया, और वो हमेशा इसके लिए लड़ा भी। अभी हाल में कह सकते हैं जो बीपीएससी के छात्रों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा लड़ाई लड़ी है, तो उनके लिए बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपकी व्यक्तिगत अगर बात करें तो राजा चौधरी इस युवा उम्र में राजनीति, और वो भी एमएलए के लिए, विधानसभा लड़ने के लिए, क्या मन में मोटिव क्या है? मोटिव है कि वैकल्पिक राजनीति हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस पे सही में चर्चा हो, सिर्फ ये स्लोगन के लिए नहीं होना चाहिए, ज़मीन पे धरातल पे ये चीज़ उतरना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसमें मेरी जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैं उसमें, और जैसा उनका अभी कहना है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो उसमें मैं अपने आप को मैं देखता हूँ कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। भैया आपने कहा जो जातिवाद, जातिवाद तो अभी के समय में अगर हम कहें तो बहुत बड़ी मुद्दा बन जाती है, और समाज को तोड़ने के लिए
जातिवाद ही है बिल्कुल। और पॉलिटिक्स में आगे आने के लिए भी जातिवाद ही है, जहाँ तक कि हम ऑब्जर्व करते हैं और आपने भी कहा। तो क्या लगता है ये जातिवाद खत्म हो जाएगा या फिर राजनीति भर जब तक चुनाव लड़ रहे हैं तब तक के लिए ही ये? देखिए, जातिवाद को ख़त्म होना चाहिए। अभी हम लोग 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, अभी हम लोग 21वीं सदी में हैं, लेकिन अभी भी हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ये मुद्दा जाति के लिए हो गया, धर्म के, ये जो धर्म भी जो है वो काफ़ी व्यक्तिगत है। हमारी आस्था किसी चीज़ में है, किसी भगवान में है, खुदा में है, वो आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। उसका मुद्दा बना के आप उसको वोट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग चाइना से इतने पीछे हैं। सही बात है। तो जब तक वो माइंडसेट आएगा नहीं तब तक जो है ना रोजगार में आपको मिलेगा, ना कृषि में मिलेगा। कृषि में देखिए चाइना कितना आगे निकल गया है, क्यों निकल गया है? उसके पास एक एक तकनीक है और हम लोग जो है वही परंपरागत ढंग से वो चलते आ रहे हैं। तो जब तक आपके पास जो भी क्वालिटी है, जो क्वालिटी लोग हैं आपके पास, उनको आप प्रमोट नहीं करेंगे, वो सभी जगह है, ठीक है। तो उनको जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तब तक जो है आपका विकास आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक होना चाहिए हमें। नहीं तो बस मीडिया को आप पैसा देते रहिए, मीडिया को आप खिलाते रहिए, वो आपका वाहवाही आपको करता रहेगा, लेकिन ज़मीन पे, धरातल पे आपको वो रिजल्ट मिलेगा नहीं। सही बात है। भैया आपने एक बहुत बड़ी बात कही, जो अभी कृषि के क्षेत्र में चाइना हमसे आगे निकल गया है। बहुत। अभी बिहार के एक युवा संसद लगा था दिल्ली में, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें कहा गया जो बिहार के उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है और बीच में नरसंहार है, यही तो बिहार है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैंने भी वो स्पीच सुना हुआ था, लेकिन वही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ तो आज से नहीं है, लेकिन उसके लिए केंद्र में भी गवर्नमेंट है, यहाँ पे नीतीश जी का भी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, उसके लिए क्या किया? बाढ़ तो आएगा ही आएगा। हमारे नेपाल है पड़ोसी, वहाँ से पानी वहाँ से निकलता है, लेकिन उसके लिए भी योजनाएं होती हैं कि नहीं होती है? वो क्या योजनाएं, आपने जो भी योजनाएं हैं किए या नहीं किए, धरातल पे कुछ भी नहीं आया। सिंचाई में जो है उस पानी को कैसे हम यूज कर सकते थे, वो सही से। सबसे बड़ी बात है कि ये किन चीज़ों की वजह से हो रहा है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब है बाढ़ आ जाती है, फसल बर्बाद हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे पीने का पानी तक नहीं मिलेगा। पीने का पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जल स्तर सबसे नीचे चला गया है, तो आप पानी का संरक्षण कर नहीं पा रहे हैं। पानी ही आपको चाहिए ना, पानी आपको मिलता है तो उसको संरक्षित कीजिए। सही बात है। कितना तालाब, कितना पोखरा, आप यहाँ पे मखाना टैग की बात हो रही है, लेकिन भाई तालाब ही नहीं रहेगा, तालाब में पानी ही नहीं रहेगा। रोकना चाहेंगे भैया, जैसे कि आप बात कर रहे तालाब संरक्षण और तालाब बचाने की, तो यहाँ पे भू माफिया भी बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और कहेंगे जो हम एज ए मीडिया कह रहे हैं, जो मधुबनी में खास करके, मधुबनी विधानसभा अंतर्गत नहीं, मधुबनी जिला भर की हम बात करते हैं, मधुबनी जिला भर में भू माफियाओं का इतना तारम तोड़ अभी चल रहा है, जो हर निजी व सरकारी दोनों ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, हर निजी और सरकारी ज़मीन को वो अनावश्यक बेच रहे हैं, अनावश्यक भरा रहे हैं, और जिससे जन समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन साथ साथ विडंबना ये देखिए कि वही लोग कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट में सक्रिय हो जाते हैं, पैसा उनको मिलता है, पार्टी फंड में पैसा चला जाता है, सब मुद्दा भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है इस मुद्दा को उठाएंगे और जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हुई है उसको निष्पक्ष भाव से जो है, अगर वो ज़मीन तालाब वाली ज़मीन है तो उसको फिर से निकलवाएंगे। राजा चौधरी का उम्र कितना होगा? मेरा उम्र तो 43 हो गया। 43 की उम्र में इतना बड़ा पहल लेकर के आप आए हैं, और वो भी एक हम कह सकते हैं जो विफल मुखिया प्रत्याशी, क्योंकि उस समय में कुछ वोट से आप पीछे रहे थे, जो मुझे पता है। विफल मुखिया प्रत्याशी अब एक बार छलांग लगाए हैं विधानसभा के लिए, कुछ तो बड़ा सोच जरूर रखे हैं। और हम राजा चौधरी से ये भी जानेंगे, जो ये जो विधानसभा है मधुबनी में, लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र का ये 76वां वर्ष था, और 76वां वर्ष अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से, तो 14 पंचे 70, 15 पंचे 75, यानी कि हम 14-15 विधायक और सांसद देखे हैं। यहाँ 14-15 विधायक सांसद ने क्या क्या किया, वो डाटा तो आपके पास होना चाहिए। और आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके का डेवलपमेंट आप देना चाह रहे हैं, खास करके मधुबनी विधानसभा के लोगों के लिए और मधुबनी जिला वासियों के लिए आपका जो पहल रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपने कहा कि हाँ, इतने लोग यहाँ पे पहले ही विधानसभा सदस्य बन के गए हैं, सांसद बन के गए हैं, नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, आप जब तक वो राज सत्ता वाली बात आप उसको छोड़ेंगे नहीं कि भाई बाप बना है और बेटे में उस चीज़ को आप जो है पदोन्नति आप देते रहेंगे,
पहले के कहानी हम लोग बचपन में सुनते थे। हम लोग कहानी भी पढ़ते थे पहले बचपन में। नंदन आता था, बालहंस आता था, उसमें कहानी होता था, एक राजा था, ठीक है। और कहानी का भावार्थ यही सब रहता था कि एक राजा है, उसके 4 बेटे हैं, अब वो मरणासन पे है, उसको टेंशन है कि भाई हमारा राज कैसे चलेगा। तो चारों बेटों को बुलाता है, गठरी देते हैं। हाँ, उसमें देखता है कि भाई उसके मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी को भी वो नहीं बना सकता है, योग्य ढूंढ रहे हैं। योग्य ढूंढ। तो यहाँ पे योग्यता वाली कोई बात ही नहीं है, आपको चुनना ही चुनना है, ठीक है। चाहे वो केंद्र से अपना बलिदान देके हो, मैं साफ साफ बोलता हूँ, जैसे हुकुमदेव जी हो गए, अपना उन्होंने ठीक है अपना सेक्रीफाइस वहाँ पे करके और जो है उन्होंने बनाया, अपने बेटे को उनको बनाया। तो आप जब इस तरह की चीज़ें जब होती है और हम उनको पता है हम किसी को भी बनाएंगे, हमारा वोट इतना तो है ही फिक्स है, इतना फिक्स है। बीजेपी का वोट जो है, हिंदू वाला वोट जो है, इतना तो फिक्स है ही, वो तो आएगा। अब जो है बाकी जो है जातिवाद से उलझा बाकी जो राजद वाला वोट है यादव का, ठीक है, उसमें से काटना है, ठीक है, वहाँ से सरप्लस होगा। मुस्लिम वाला है, कुछ परसेंट ही आएगा, जैसे महिला को रिझाना हुआ तो वहाँ से आएगा। तो इनकी वो राजनीति है। अब जो है यहाँ पे आप लालू जी की राजनीति देख लीजिए, यादव तो फिक्स ही है, ठीक है, मुस्लिम फिक्स ही है। अब जो है इतना तो मेरा है ही, अब कितना घट रहा है, चलो बाकी वाले जितने भी है उसमें से उनको निकालना है। तो ये इस लेवल पे है। अब इनका जो है प्रशांत जी का जो है, ये इन सब चीज़ों को अब बोले कि अब ये चीज़ें, और बहुत खासकर युवा, जितने भी युवा है, अब उस परंपरागत जो राजनीति होती आ रही है उसको वो नकारना चाहते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प कभी भी नहीं था। हम भी जब चुनाव या कोई वोट दे के भी आता था तो उनसे पूछा जाता था कि भाई आपने किसको दिया है, तो मेरे पास क्या विकल्प है, इस बार चलो भाई 10 साल इनको देख लिए, अब हमारे पास मौका ही नहीं है, तो उन्हीं को हम देते हैं जो पिछली बार 10 साल पहले जो वो थे, उनके पास मौका ये है ही नहीं, तो उनका हम विकल्प ही नहीं है, तो मजबूरी है। तो प्रशांत जी ये वैकल्पिक राजनीति करने आए हैं, जहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई भी जगह नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ रोजगार, मतलब जमीन पे रोजगार, पलायन रोकना जो उससे जुड़ा हुआ है, तो जमीन पे वो चीज़ें दिखेगी। शिक्षा में सुधार होगा। शिक्षा हम बोलते हैं, लेकिन शिक्षा का मतलब क्या भाई? स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, वो आपके कॉलेज में नहीं है, वो आपके स्कूल लेवल पे नहीं है, है ना। आज हम एआई टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। एआई का मतलब कि चीज़ें जो है सेकंडों में, मतलब काम होता जा रहा है। प्रधानमंत्री वहाँ पे गए हैं, फ्रांस गए हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों का। लेकिन आप एआई तो छोड़ दीजिए, अब अभी से हम बच्चों को वो चीज़ें देना कुछ लोगों का भैया ऐसा है जो सेंट्रल का गवर्नमेंट जो है वही हमारे गांव को चलाएंगे, तो ये तो उनकी विडंबना है। हम ये समझ सकते हैं जो हमारे सेंट्रल अच्छे हैं, लेकिन धरातल पे गांव के लोग, यानी कि गांव के जो लीडर हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सोच है। और इस पे आप क्या कहेंगे? वही है कि जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ कि अब ये चीज़ें जो है ना, कि उनको लगता है, ऊपर वाले लोगों को जो टिकट बांटते हैं उनको लगता है कि भाई कौन मुझे जिताएगा, किसके पास वो कंट्रोवर्शियल वाली चीज़ें है और पैसा है। सबको पता चल जाता है इलेक्शन से पहले ही, सबको, जो भी लोग हैं सबको पता चल जाता है कि पार्टी फंड में कौन किसने कितना पैसा दिया है, ठीक है। तो वही पैरामीटर बनता आया है। तो इस चीज़ को हमको ब्रेक करना है। और ये ब्रेक मतलब आप ये नहीं समझिए कि मैं नहीं, बहुत ऐसे जनता है, बहुत ऐसे लोग हैं, सब एज ग्रुप में, महिलाएं, बूढ़े, युवा के साथ बूढ़े भी है, वो भी त्रस्त आ गए हैं, उनको भी चेंज करना है। तो वो इस चीज़ को समझ गए हैं। तो और सब, मैं अभी ज़मीन पे मैं जाता हूँ तो सबके मन में ये चीज़ है कि हाँ, प्रशांत जी को हम मौका देंगे। अब यह एक प्रश्न और रहेगा जो खास करके जैसे कि आपने पलायन की बात किया, तो पलायन की बात करके तो सब आते हैं। आज से नहीं, हम भी 2 विधानसभा देखा है और तभी से अनुभव भी ऐसा किया है, जो बड़े बड़े वादे सब लेकर के आते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते हैं। पलायन का एक मुद्दा बना लेते हैं, जो पलायन रोकेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल है जो अभी हमारे यहाँ के योग्य वर्कर कह सकते हैं, यहाँ के योग्य टीचर कह सकते हैं, यहाँ के योग्य युवा कह सकते हैं, जो यहाँ पर अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है तो उसका 15,000 इनकम है, लेकिन वही जब अदर कंट्री या अदर स्टेट जाता है या फिर अदर सिटी में जाता है तो 10,000 पे खटना पड़ता है, मजबूरी है। क्या कहेंगे? इससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ इसी पलायन के मुद्दे पर। शक्ति जी, देखिए, अभी सिर्फ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं रहा। ये पलायन ना, ये अस्तित्व नहीं, हमारे अस्तित्व का मुद्दा बन गया है। हम जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, अपनी जो आप जिस मातृभूमि से है वो कहीं ना कहीं आप छुपाने की कोशिश करते हैं। ये किस पे प्रहार है? हमारे अस्तित्व पे प्रहार है। हम ठीक है, हम खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन जब आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात है अस्तित्व ना, हमारा होना ना, हम अपने आप को छिपा रहे हैं। लेकिन ये मानसिकता हमारे अंदर में आ गई,
लेकिन ये मानसिकता आई है तो इसकी वजह जो है हमारे यहाँ जो है रोजगार नहीं है, उसका होना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक आपको अजीब सी बात लगेगी, यहाँ पे रहने का मतलब है कि लोगों को लगता है कि कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, कब जाओगे, शादी नहीं होगी। सही बात है। लोग अपना देखते हैं अपने मातृभूमि से प्यार होने के बाद भी कोई अपना यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, उसके बाद भी उसको मजबूरी में जाना पड़ता है। 1 साल 2 साल वहाँ पे रहा, फिर कहीं ना कहीं से समझता है कहाँ पे है, दिल्ली है, मुंबई है, कहीं पे कोई देखने के लिए नहीं जाता क्या कमाता है, कहाँ पे नौकरी है। तो इस तरह से शादी होती है लोगों की, सही, ये सब हमने देखा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है। और शादी विवाह ही नहीं भी अगर हम कहें तो आपने एक बात बहुत अच्छा कहा जो मुझे भी वाकई हर टच किया, अस्तित्व मेरा खत्म हो रहा है। लोग बाहर में बताने से डर रहे, जो हम बिहारी हम मिथिला के हैं, बिल्कुल। लोग बताने से डर रहे हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारी बातें आती है। अब हम कैसे कहें चैनल के माध्यम से, हाँ, बहुत सी ऐसी बात होती है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कहाँ है, हमारे नेता ही हैं। सही बात है। आप रोजगार, अब माइंडसेट की बात देखिए, माइंडसेट क्या है। नीतीश जी से जब पूछा गया कि इतने साल हो गए आपने रोजगार में क्या दिया है, 20 साल के लगभग है सत्ता में है, क्या दिया है आपने रोजगार में, तो उनका जवाब क्या था कि हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, हमारी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, हम कहाँ से बिजनेस लाएं। जिस नेता का माइंडसेट ये रहेगा, जब नेता का ही माइंडसेट, आपके लीडर का ही माइंडसेट ये है, तो धंधा कहाँ से आएगा, बिजनेस कहाँ से आएगा, इन्वेस्टर कहाँ आएगा। आप सीएम हैं, इतने इतने सारे लोग हैं, कहाँ कहाँ नहीं होंगे लोग, आपके पैसे वाले लोग होंगे, फैक्ट्रियाँ होंगी अलग अलग जगहों पे, उनको आप बुला नहीं सकते हैं, अपने दोस्तों को यहाँ पे कॉन्फिडेंट आप दे नहीं सकते हैं कि यहाँ पे बिजनेस करे, धंधा करे। आप कहते हैं लैंडलॉक्ड है, मैं कहता हूँ मेरे पास क्या विजन है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रह के मैं बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे देखा है। नेपाल हमारे यहाँ से सटता है, ठीक है। नेपाल, अब दिल्ली वाला जो है वहाँ पे पैसा कमा के वहाँ पे बिजनेस को प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके वो वहाँ से माल भेज देता है, नेपाल में भेजता है माल। हम नेपाल को क्यों नहीं भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मेरा कम लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिट है ही नहीं। हम जो है, जो हमारा जो 7 सिस्टर्स है वो तो हमारे यहाँ से नज़दीक है, दिल्ली वाले मुंबई वाले के लिए तो दूरी है ना, वहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही उनको ज़्यादा लगेगा, तो हम यहाँ सेटअप, हम उनको सप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं चीज़ें। हमारे यहाँ तो पर्याप्त संसाधन भी है, क्या चीज़ नहीं है। आपके पास साधन है, ठीक है, जूट में हम जो है नंबर 2 पे है, लेकिन जूट की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नहीं है। एक समय था भैया जो सबसे ज़्यादा गन्ना हमारे यहाँ उपजाया जाता था और चीनी मिल अधिक हुआ करता था। हमारे मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत 4 चीनी मिल थी, जो आपको भी पता है, जो एक रेयाम चीनी मिल, लोहार चीनी मिल, रेयाम चीनी मिल और एक सकरी चीनी मिल और एक थी। तो मतलब 3 चीनी मिल तो सामने में ही है और आसपास, मतलब कहें तो 10 किलोमीटर के रेंज में है, लेकिन वो 10 किलोमीटर के रेंज वाली चीनी मिल एक भी अब नहीं बची। सब लोहा, सब सारा लोहा बिक गया वहाँ का। तो यहाँ पे खेती अब होगी कैसे। अब वही समझिए कि आप लोग कहते हैं कि ये सब तो अंग्रेज के टाइम से ही है, जो लोहार मिल था या चीनी मिल यहाँ का था, सकरी का था, ये सब चीज़ें थी। अब ऐसा क्या हो गया कि बद से बदतर ही हो गया, हमको तो और इम्प्रूव करना चाहिए ना वो चीज़ें। चलिए ये तो बहुत आपका हम समझ गए, पूरा परख लिया, और हम आई विश मेरे जो दर्शक है वो भी आपको देखकर पूरा परख लिए, वो कमेंट में अवश्य बताएंगे। अब हम आते हैं जो प्रशांत किशोर जी का विजन, जिनके राह पे आप चलेंगे, क्योंकि आप उनके पार्टी से आए हैं। पार्टी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि एक कम्युनिटी बहुत ज़रूरी होती है, कम्युनिटी के साथ काम करना है। उनका विज़न क्लियर है, जो डाटा वो पूरे रखे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी इस विधानसभा की सफलता ले पाएंगे? बिल्कुल ही ले पाएंगे, क्योंकि जनता का पूरा सपोर्ट है। हम ज़मीन पे जाते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, और सबका पॉजिटिव वाइब्स आपको पता चल जाता है कि, तो मुझे लगता है कि पूरा कॉन्फिडेंस मुझे वहाँ से मिलता है, क्योंकि इस बार जो है जनता ने राय बना ली है कि 243 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं और मैक्सिमम सीट हम लोगों को मिलेगा। बहुत अच्छा। जैसा कि आप लोगों ने सुना, मैं अभी राजा चौधरी जो एक युवा नेता है और साथ ही साथ मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत ये पूरे प्रयास में है, और प्रशांत किशोर जी जो अभी उभरते चहेते युवा नेता हैं, जो आज से नहीं करीब 5 साल के कार्यकाल से उनका एक अलग ही पहचान रहा है, और सोशल मीडिया के क्षेत्र में हमेशा वो वायरल रहे हैं। अभी हाल में ही बीपीएससी के टीचर के इस बीपीएससी स्टूडेंट्स के जंग को उन्होंने बखूबी से लड़ा है, और उनके साथ बहुत सारा अत्याचार भी हुआ था, जो आप लोग देखे थे, बहुत सारा उन्होंने फेस किया है, और अभी वो चुनावी मैदान में हैं और विधानसभा के इस बहुत बड़े जंग को लड़ने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। इसी के साथ इसीलिए हम लोगों का सहयोग, जब इतनी चीज़ें, और वो हवा में कोई काम नहीं कर रहे हैं, पहले वो ज़मीन पे आए हैं, पदयात्रा किए हैं, गाँव में लोग कैसे रहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, क्या समस्या है। अब मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, रोड, सड़क के लिए, ठीक है।
अब आपको मीडिया के थ्रू जो है महामहिम आते हैं, वहाँ पे परिवहन मंत्री आते हैं, ठीक है, आपको हाईवे, बड़े बड़े हाईवे दिखाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें फैल गया है, चारों तरफ फैल गया है। लेकिन आप देखिए, आप एक सेकंड में ऐड करता हूँ, आप ये देखिए आपके बुद्धनगर कॉलोनी में कैसा रोड है, आदर्श नगर कॉलोनी में कितना कितना पानी भर जाता है, कैसा रोड है। वो तो भैया मतलब बरसात नहीं भी रहती है, नाला का पानी उमड़ जाता है। गाँव का रोड आप देखिए, तो आपकी जो आम आदमी, जहाँ से आपको टोल टैक्स आपको मिलता है, ये तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया ना आपका। आपको इन्वेस्ट करना है टोल टैक्स के माध्यम से, वहाँ से कमाने हैं 20 साल 25 साल 30 साल तक। लेकिन जहाँ पे आपको जो आम जनता आपको टोल टैक्स नहीं देता है, उसकी सड़क का क्या हाल है। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा परिवहन मंत्री, कोई भी मंत्री, एक सांसद भी जिस रास्ते से गुजरते हैं उनको भी पता है जो इस सड़क का क्या हाल है, लेकिन उनको भी उन पर नज़र नहीं है। तो विशेष आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। और क्या इन युवा नेता को हमारे विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आप देखना चाहेंगे, क्या आप इनका सहयोग करेंगे, तो अवश्य एक बार कमेंट करें। और भी मैं ऐड करूँगा स्वास्थ्य को लेके। स्वास्थ्य में जो है आपका जो है पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या मोहल्ला क्लिनिक, ये अभी तक क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं बन पाया। कितने लोग हैं जो आसपास में जो जाते हैं, जो जिनकी तबीयत खराब होती है, वो पास में जो भी मेडिकल स्टोर है वहाँ से दवा लेते हैं, क्या दवा खा रहे हैं, कौन से पानी, कुछ हुआ नहीं हुआ, पानी चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ते हैं। हमने बहुत ऐसे केस देखे हैं, उसके बाद इमरजेंसी में उनको जाना पड़ता है। इसके जिम्मेदार कौन है। क्योंकि आपकी प्राथमिक सुरक्षा जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है आपके आसपास में नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, पंचायत लेवल पे है नहीं है। आज से 25-30 साल पहले था। भिट्ठी में हम लोग, मेरा घर से समोल हुआ, भिट्ठी में हम लोग जाते थे, कभी भी तबीयत खराब हो गया पैदल पैदल मम्मी ले जाती थी वहाँ पे, वो टूट के बिखरा पड़ा हुआ है। अभी कुछ बना भी है इतने सालों के बाद भी, तो कोई भी उस लेवल के डॉक्टर नहीं है, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर वहाँ पे जाने के लिए। ये सब बहुत बड़ी मुद्दा है। सही बात है भैया। लोग देखिए, आम आदमी, आप बताइए कि आम आदमी कितना पैसा कमाता है, बिहार में कितना पैसा कमाता है, जो भी ये लोग डेटा दें, ठीक है, मुश्किल से जो है 5 से 6 हज़ार रुपया एक एवरेज आप पकड़ के जाइए। हाँ, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, ठीक है, इतना होता होगा। उसमें से आप बेसिक सुविधा जो है, जैसे वो स्वास्थ्य पे जो है, स्वास्थ्य पे वो प्राइवेट में जाएंगे, स्कूलिंग के लिए वो प्राइवेट में जाएंगे, स्कूल के बद से बदतर स्थिति है स्कूल की, प्राथमिक स्कूल की, तो पैसा तो उनका वहीं पे चला जाता है, जो भी पैसा वो कमाते हैं। तो क्या उनके पास क्या बचता क्या है। 5 किलो राशन आप कहते हो पर व्यक्ति में राशन दे रहा हूँ, कितना मिलता है, 4 किलो। इसमें भी ये सही बात है, ये सब तो मुद्दा है, ये सब मुद्दा है। इस सबको ब्लॉक स्तर पे इतना करप्शन है, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। किसका पैसा है, कौन देता है पैसा, ये आम जनता ही देता है। कोई नेता का बच्चा जाता है पैसा देने के लिए उन लोगों को, कोई अफसर का बेटा जाता है देने के लिए, कहने के लिए आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का ये इतना ट्रांसपेरेंट वे हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, सब दलाली के थ्रू होता है। सब जगह कमीशन 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 आपका है, हर वैकेंसी में कमीशन है आपको जैसे ही कोई वैकेंसी निकलता है आपको पता चल जाएगा कि वहाँ का रेट क्या है। हर छोटी मोटी मुद्दा वाकई में बहुत बड़ी हो जाती है, और वही मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे देश समाज और हमारे कह सकते हैं जो हमारे विकास के लिए बहुत बड़े बाधक होते हैं। तो आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और राजा चौधरी जो अभी युवा प्रत्याशी, युवा नेता बने हैं, तो इनको कितना समर्थन देना चाहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और एक डिस्प्ले पर नंबर चल रहा होगा, इस नंबर से आप इनके व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है, जो मैंने अभी मेंशन किया है, एक आक्रोश है अंदर में, इन्हीं सब वजह से जो है मैं विधानसभा में उतरने के लिए आया हूँ। बस आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।